हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने जो है बिहार में आंदोलन का प्रसार यहाँ तक जो है भारत में राष्ट्रवाद नामक हमारा जो चौथा चैप्टर चल रहा था, इसको हमने यहाँ तक जो है कंप्लीट कर लिया था। आगे हम जो है आज क्या देखेंगे, गांधी इरविन पैक्ट और आगे के जो हमारे संबंधित जो सवाल है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, और कई प्रकार के आंदोलन हैं जो हम आगे देखेंगे, जैसे जो है सभी ने हो गया आंदोलन के परिणाम क्या हुए। इसके अलावा अन्य जो भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चले उनका क्या निष्कर्ष निकला, कैसे आंदोलन हुए, उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो कुछ कंटेंट छूट जाएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने हैं। तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मैं सेशन के बीच में कुछ सवाल आपसे पूछूंगा जो आपको जो है कमेंट बॉक्स में जिसका उत्तर देना है, तो आप सभी लोग जो है उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अब देखिए, जो इतने सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये सवाल हो गया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है इसका गठन किस वर्ष हुआ था। इसके अलावा मैं आपको और भी सवाल दिखा रहा हूँ, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब हुई थी। ये देखिए जीएस सेक्शन का है। देखिए बीपीएससी टीआरई 2 और 1, 2 और 3 से मैंने सवाल उठाए हैं। अब ये देखिए ये जीएस सेक्शन का है और ये भी आपका जीएस सेक्शन का था, ऊपर वाला भी देखिए ये भी जीएस सेक्शन का सवाल था। और ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये भी एक जीएस सेक्शन का ही सवाल था जो जीएस सेक्शन में पूछा गया था। देखिए ये सभी जो सवाल है वो इसी चैप्टर से पूछे गए हैं जो आपको मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, और इसका एक पार्ट हमने जो है कल पढ़ा था और एक पार्ट जो है हम आज पढ़ रहे हैं। देखिए गदर आंदोलन, इसके नेता कौन थे, ये भी आपसे पूछा गया है, ये भी इतिहास के सेक्शन का हिस्ट्री में पूछा गया है। और इसके अलावा आप देखेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की जो है स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए थे, यह किस वर्ष पारित हुआ था। देखिए ये भी इतिहास के सेक्शन का सवाल है। और गांधी इरविन पैक्ट का देखिए ये भी आपका जीएस सेक्शन का सवाल है। आपका ये सारे सवाल जो है ये आपका इसी चैप्टर से पूछे गए थे, चाहे वो एनसीईआरटी ले लीजिए चाहे एससीईआरटी ले लीजिए। लेकिन मैं अभी जो है जब मैं आपको पढ़ाते हुए चलूँगा तो साथ साथ जहाँ से ये सवाल पूछे गए हैं वहाँ पर मैं इसका जो है एक जो है स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ताकि आप समझ पाएँ कि ये सवाल जो है वो यहाँ से पूछा गया था। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए ये इतिहास सेक्शन में पूछा गया था टीआरई 2 में, और ये देखिए टीआरई 3 में पूछा गया इतिहास सेक्शन में ही, हिस्ट्री के सेक्शन में, कि किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं 1878 हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, और पिछला भी सेशन आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ये चैप्टर जो है 2 पार्ट में करने वाले हैं, एक पार्ट हमने कल कर लिया था और एक पार्ट जो है हम आज करने वाले हैं। तो ये सभी प्रश्न देखिए, लगभग 7 प्रश्न हो गए, और ये सभी के सभी आपका केवल और केवल एक ही चैप्टर से बने हुए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर जो है पढ़ेंगे, और धीरे धीरे जहाँ जहाँ हम पढ़ेंगे वहाँ प्रश्नों को देखते चलेंगे। ये जो मैंने कल पढ़ाया था उसका एक पार्ट है, यहीं पर आपको देखिए 1878 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर जो है प्रेस एक्ट पारित करके जो है प्रेस पर जो है कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये सभी जो है यहीं से सवाल पूछेंगे। मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आप देख लीजिएगा, ये जो है यहीं से सवाल पूछे गए थे। पहले तो आपको यहीं लिखा है कि 5 मार्च 1931 को जो है गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो है समझौता हुआ था। तो आपको एक डेट लिख देनी है। मैं पूछूंगा आपको गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, अभी मैं पूछ रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले लिख दीजिए इसकी डेट क्या थी। अब जब डेट लिखेंगे आपको तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि कई बार जो है आपके कमेंट जो है लाइक किए जाते हैं कई लोगों के द्वारा, तो वो आपको जो है एक प्रकार से चीज़ें जो है आपको याद दिलाती रहती हैं कि आपने कहाँ कमेंट किया था, और जब आप ओपन करके देखेंगे तो आपको वो चीज़ें एक प्रकार से जो है रिवाइज हो जाएंगी। तो आप सभी लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेज जो है लगातार चल रही थी। अभी जो है भारत में राष्ट्रवाद देख रहे हैं, इसके बाद फिर से हमारी जो है अगला चैप्टर जो है वो विश्व इतिहास से संबंधित है, तो हमारा विश्व इतिहास से फिर से जो है क्लासेस चलने लगेंगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर लगातार आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा ईवीएस की भी क्लासेज हमारे चैनल पर जो है अपलोड कर दी गई हैं, और जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट की क्लास तो अलग से कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको जो है पीजीटी और टीजीटी के लिए और एलटी ग्रेड के लिए आपको लगातार जो है क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, चाहे वो साइंस हो चाहे वो जीएस हो, इन सभी सेक्शन से आपको जो है क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। तो आप सभी में से अगर कुछ लोग भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो हमारा PYQ वाला क्वेश्चन जरूर देखें। इसमें जो है सारे के सारे आपको, चाहे यूपी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ हो या आपका टीजीटी हुआ हो या किसी स्टेट में जो है एलटी ग्रेड या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ होगा, तो
वहाँ से सवाल आपको करवाए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो क्लास, आप सभी के लिए जो है उसको ज़रूर देखिएगा। उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम आज की क्लास शुरू करेंगे, और कहाँ से हम शुरू करेंगे, तो गांधी इरविन पैक्ट से। देखिए गांधी इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था ये कब हुआ था, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को जो है समझौता करने के लिए बाध्य किया, और सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिससे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये कब हुआ था, इसे देखिए दिल्ली भी समझौता भी कहा जाता है। तो चाहे आपसे गांधी इरविन पैक्ट बोले या आपसे जो है दिल्ली समझौता बोले, बात एक ही है। और ये कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और मैं ये कह नहीं रहा हूँ, ये देखिए ये सवाल आया हुआ है, मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा कैसे सवाल यहाँ से पूछा गया था। इसके जो है इसके अंतर्गत जो है दिल्ली समझौता के अंतर्गत गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो है एक समझौता हुआ, जिसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गई। इरविन ने भी कुछ मांगों को स्वीकार किया और गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहाँ किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी, अतः वे निराश होकर वापस लौट आए। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया और गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया, परंतु इसमें पहले जैसा धार और उत्साह नहीं था, और 1934 में आंदोलन को जो है पूरी तरह से वापस ले लिया गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम क्या हुए, ये आपको देखने वाली चीज़ होने वाली है। देखिए थोड़ा सा जो है जुकाम हो गया है दोस्तों, आवाज़ जो है उतनी अच्छी नहीं निकाल पा रही होगी, तो आप जो है थोड़ी से जो है इग्नोर करिएगा और आप जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। जो मुझसे गलतियां हो रही हैं उसको माफ़ करिएगा। देखिए इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया, और इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन और अशिक्षित लोगों की भागीदारी के अंतर्गत देखा जा सकता है। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया और समाज के नए वर्गों में अंग्रेज विरोधी भावनाएं जो है व्याप्त हो गई। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का विशेष महत्व रखा गया, और पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका में देखा गया। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू यह है कि महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश हो गया। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। भारत में ब्रिटिश वस्त्रों के आयात में गिरावट आई, और इसने अन्य वस्तुओं के आयात को जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर दिया। इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ, जो कि पूर्व के आंदोलनों में अनुपस्थित था। इस आंदोलन के दौरान वानर सेना और माजरी सेना जो है ये आपको देखने को मिली। अभी वानर सेना जो थी ये लड़कों की सेना थी, और जो है माजरी सेना या मंजरी सेना जो थी ये लड़कियों की सेना थी। संगठन को एक नया रूप प्रदान करता है, और इस समय प्रभात फेरी का आयोजन भी संगठनात्मक तरीकों के अंतर्गत जो है विशेष महत्व रखता था। पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों को संगठित करने के लिए नया तरीका था। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिकों और कृषक वर्ग को भी आंदोलित कर दिया, और इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बातचीत की, और इस तरह प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो है गति तेज हुई, और अंग्रेजों के शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हुए। इन आंदोलन ने भारत में किसान और मजदूर आंदोलन को एक नया आयाम दिया। अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय कृषक वर्ग में भी असंतोष की भावना व्याप्त थी। फलस्वरूप उनका विरोध एक आंदोलन के रूप में लेने लगा। आगे चलकर भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन एक सहयोगी अंग बन गया। अब देखिए धीरे धीरे सभी वर्गों में जो है राष्ट्रीयता की भावना जो है जागृत हो रही थी, और अंग्रेजों के विरोध में जो है उनके मन में जो है भाव बढ़ रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, आंदोलन होने लगा, और इसी का एक स्वरूप आपको किसान आंदोलन के रूप में भी देखने को मिला। देखिए 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था पर बार बार पड़ने वाले अकाल से त्रस्त थी, और भूख से लाखों कृषक और अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की मृत्यु हो रही थी। 1876, 78, 1896, 97 और 1899 से 1900 के भीषण दुर्भिक्षों से यह स्पष्ट होने लगा था कि उत्पीड़क भूमि कर नीति का क्या फल होता है। भारत के विभिन्न जगहों पर इसके खिलाफ किसानों ने आंदोलन तेज कर दिए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों में परिवर्तन और विभिन्न टेनेंसी एक्ट जो है पारित किए गए, परंतु ये जो है पर्याप्त नहीं थे। कांग्रेस की स्थापना के बाद 1885 के बाद जो है प्रारंभिक 20 वर्षों तक कृषक समस्याओं को लेकर कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया। हालांकि कांग्रेसी अपने हर अधिवेशन में इन विषयों पर ध्यान देने का प्रयास करते थे, और महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। भारत के विभिन्न जगहों पर हुए प्रमुख किसान आंदोलन जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया वे इस प्रकार थे। देखिए चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1917 में हुआ था, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ, जहां पर नील की खेती के लिए किसानों को जो है प्रताड़ित किया जाता था और ज़बरदस्ती उनको जो है नील की खेती करवाई जाती थी। अब देखिए यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि कितने भाग पर जो है नील की खेती करनी अनिवार्य थी, तो 3/20 भाग पर, ये भी याद रखिएगा।
और इसके अलावा देखिए 1908 में जो है तिनकठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया। बागान मालिक किसानों को अपनी एक उपज निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे और यह राशि जो है बहुत ही कम होती थी। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम नीले रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नील की मांग जो है गिर गई थी और चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे थे कि नील के व्यापार में उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा। इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पर लादना शुरू कर दिया। उनके लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए थे उसमें किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दे तो किसानों को नील की खेती से मुक्ति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि भी कर दी थी। नीलाओं के इस जो है अत्याचार से चंपारण के किसान जो है त्रस्त थे और इसी समय 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल जिनका नाम था, इन्होंने सबका ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट किया और महात्मा गांधी से जो है चंपारण आने का अनुरोध किया। अब ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और कहाँ पे दिया था, तो ये लखनऊ अधिवेशन में 1916 में दिया था। जब गांधी जी मोतिहारी चंपारण कार्यालय पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जनशांति के लिए खतरा समझा गया। सरकार द्वारा इन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, परंतु गांधी जी ने वहां की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में मुकदमा चलाया गया, परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। इसके साथ साथ गांधी जी को किसी भी प्रकार के आंदोलन करने से निषेध किया जाए, परंतु उन्हें किसानों के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी दे दी गई। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्याओं, विशेषकर चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझा और गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी का जो है गठन कर दिया और गांधी जी भी जो है इस कमेटी के सदस्य बनाए गए। इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि तिनकटिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दिए जाएं जो कि किसानों को देने पड़ते थे। बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की जाए और अवैध वसूली जो किसानों से की गई है उसका 25% किसानों को लौटाया जाए। कमेटी के इन सिफारिशों को 1919 के चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। तो चंपारण जो है एग्रीगेरियन एक्ट जो है कब आया था, तो ये 1919 में आया था। ये भी याद रखिएगा 1919 में आया था। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्यम वर्ग से थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य JB कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणीधर प्रसाद आदि ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्थानीय महाजनों और गांव के मुखियाओं ने गांधी जी का सहयोग किया। चूँकि गांधी जी जो है इस आंदोलन में अपने सिद्धांतों, सत्य और अहिंसा को आधार बना रहे थे, इसलिए इसे जो है चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए खेड़ा सत्याग्रह शुरू हो गया। देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन शुरू हुए और गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने लगान माफ़ी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि सन 1917 में उनके जो है अधिक वर्षा के कारण खरीफ की फसलों को व्यापक क्षति हो गई थी और लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लगान माफ़ी का प्रावधान नहीं था। सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दी कि किसानों को लगान देने के लिए बाहर के लोग जो है भड़का रहे हैं नहीं देने के लिए, और सरकार का यह आरोप था निराधार था। 22 जून 1918 को गांधी जी ने यहाँ सत्याग्रह का आह्वान किया, जो वस्तुतः एक महीने तक जारी रहा। इसी बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा दमनकारी उपाय समाप्त करने की स्थिति से काफ़ी स्थिति बदल गई और गांधी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दी। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में भी किसानों ने अंग्रेजों की शोषणमूलक कानूनों का विरोध करने का साहस जगा दिया। अब देखिए मोपला विद्रोह का नाम आपने सुना होगा, ये केरल में हुआ था। देखिए आधुनिक केरल राज्य के मालाबार तट पर भी किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिससे मोपला विद्रोह कहा जाता है। मोपला स्थानीय पट्टेदार और खतिहर थे जो इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, जबकि स्थानीय नंबूदरी और नायर जो है भूस्वामी उच्च जाति के हिंदू थे और अन्य भूस्वामियों की तरह इन्हें भी सरकारी संरक्षण प्राप्त था। पुलिस और न्यायालय जो इनका है समर्थन करती थी। 19वीं शताब्दी में मोपला किसानों का लगान का बोझ बढ़ा और भूमि संबंधी उनके अधिकार नियंत्रित किए जाने लगे, जिससे उत्पन्न असंतोष ने किसानों और जमींदारों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी और दुर्भाग्यवश यह एक सांप्रदायिक हिंसा में परिवर्तित हो गई। सन 1921 में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई जब कांग्रेस ने किसानों के हित में भूमि और राजस्व सुधारों की मांग की और खिलाफत आंदोलन को समर्थन दे दिया। इस नई स्थिति से उत्साहित होकर मोपला विद्रोहियों ने एक धार्मिक नेता और सरकारी संस्थाओं पर हमले आरंभ कर दिए। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अक्टूबर 1921 में विद्रोहियों के खिलाफ सैनिक कार्रवाई आरंभ हुई और दिसंबर तक 10,000 से अधिक विद्रोही मारे गए और 50,000 से अधिक को बंदी बना लिया गया। इस प्रकार यह विद्रोह धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब देखिए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ। अभी आपने देखा कि मोपला जो है सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये 1917 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा।
आगे देखिए, कहीं कहीं इसको देखिए 1921 भी लिखा जाता है, 1917 कम लिखा जाता है, 1921 ज़्यादा माना जाता है, तो आप 1921 मानिएगा। 1917 में मुपला विद्रोह नहीं हुआ था। आगे देखिए बारदोली सत्याग्रह, तो फरवरी 1928 में इसी प्रकार गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में भी लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई और सरकार द्वारा गठित बारदोली जांच आयोग की सिफारिशों से भी किसान जो है असंतुष्ट रहे। उन्होंने सरकार के निर्णय के विरुद्ध में जो है आंदोलन छेड़ा। इसमें वल्लभ भाई पटेल की निर्णायक भूमिका रही। इसी अवसर पर वो भी सरदार कहलाए। ठीक है, सरदार की उपाधि ने कब मिली? तो बारदोली सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान ही मिली थी। और ऐसा कहा जाता है कि बारदोली की महिलाओं ने जो है इनको जो है ये उपाधि दी थी। इन्होंने किसानों की समस्या के प्रति बुद्धिजीवियों को भी जागृत किया और महिलाओं को भी इसमें भागीदारी का अवसर प्रदान किया। किसानों के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल हुई और के एम मुंशी और लाल जी नारंगी आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से भी इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। फलस्वरूप सरकार को ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल के नेतृत्व में नई जांच समिति का गठन करना पड़ा, जिसमें इस वृद्धि को जो है अनुचित माना गया और लगान की दर में सरकार ने कमी की। इस प्रकार यह आंदोलन जो है सफल ढंग से संपन्न हुआ। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसान सभा का गठन। आपने अखिल भारतीय किसान सभा सुना होगा और इसके अलावा बिहार प्रांतीय किसान सभा सुना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि इन प्रारंभिक आंदोलन ने किसानों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत किया और उन्हें अपनी शक्ति का अभ्यास कराया। अतः 1920 में के दशक में बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब के में किसान सभाओं का गठन हुआ। बिहार में 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन हुआ, किंतु इसे अधिक व्यापक एवं शक्तिशाली आधार 1928 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जब स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने बिहटा में पुनः और 1929 में सोनपुर में किसान सभा की विधिवत स्थापना की। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में, और इस वर्ष सरदार पटेल ने बिहार की यात्रा की, जिससे इस आंदोलन को बल मिला और 11 अप्रैल 1936 को जो है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना किया गया। ठीक है, तो 1929 में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा और 1936 में जो है अखिल भारतीय किसान सभा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ से सवाल बनते हैं और मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूँ कि कैसे सवाल बने हुए हैं, चाहे वो जीएस सेक्शन में हो और चाहे हिस्ट्री के सेक्शन में हो। उस समय बिहार में बकास आंदोलन का प्रारंभ हो गया और जिसे कांग्रेस द्वारा 1937 के अधिवेशन में प्रमुख मांग के रूप में स्वीकार किया गया। इसी के साथ किसानों की समस्याएं राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा के साथ समाहित हो गई। देखिए स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती को आपको दिखाया गया है। देखिए मजदूर आंदोलन कैसे हुए। यूरोप में औद्योगिकरण और मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव के विकास का प्रभाव जो है अन्य देशों पर भी पड़ा और भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हुई। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्य अय्यर ने मजदूरों की यूनियन के गठन की बात कही, तो दूसरी ओर स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव भी मजदूरों पर पड़ा। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी के कारण जो है मजदूरों को शहर छोड़कर जाने से रोकने के लिए मिल मालिकों ने उनके वेतन में वृद्धि की थी और जब महामारी खत्म होने पर जो है समाप्त कर दी गई। इससे मजदूर जो है असंतुष्ट थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और उनसे उत्पन्न महंगाई के कारण बोनस की कटौती उनके लिए कष्टदायक थी। गांधी जी ने मजदूरों की मांग का समर्थन किया और मिल मालिकों के साथ जो है मध्यस्थता का प्रयास किया तथा उन्हीं के सुझाव पर बोनस पुनः बहाल किया गया और इसकी दर जो है 35% जो है निर्धारित की गई। सन 1917 की रूसी क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कुछ ऐसी विदेशी घटनाएं थी जिससे जो है प्रत्यक्ष प्रभाव से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और मजदूर वर्ग दोनों पर ही पड़ा। अब यहाँ पर एक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और CR दास को सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं जो है इन्होंने सुझाव दिया कि इस किसानों एवं श्रमिकों के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए और इनकी मांगों का समर्थन किया जाए। कालांतर में वामपंथी विचारों की लोकप्रियता ने मजदूर आंदोलन को अधिक सशक्त बनाया, जिससे ब्रिटिश सरकार की जो है चिंता बढ़ गई और मजदूरों के विरुद्ध दमनकारी उपाय भी किए गए। इस क्रम में मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसी बीच 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ और जिसे आरंभ में मजदूरों का समर्थन प्राप्त रहा, लेकिन 1921 में ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक 3 संगठनों में यह जो है विभाजित हो गया और इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस द्वारा समाजवादी विचारधाराओं के प्रभावाधीन मजदूरों का समर्थन जो है जारी रहा। अब देखिए जनजातीय आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी अब एग्जाम में सवाल जो है बहुत ज़्यादा भर भर के पूछे जाते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और 19वीं शताब्दी की तरह 20वीं शताब्दी में भारत में अनेक
भागों में आदिवासी विद्रोह एक अस्थायी तत्व बने रहे हैं। ये विद्रोह भारत के विभिन्न हिस्सों में हुए हैं, जैसे दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ियों के पुराने रंपा प्रदेश में भी अशांति रही, जहां 1916 में विद्रोह हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 में हुआ, और इसने 1922-24 में अल्लमूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोह की भूमिका का कार्य किया। साहूकार जो है द्वारा शोषण, झूम की खेती और जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक लगाने वाले वन विभाग के खिलाफ आदिवासियों ने श्री राजू के नेतृत्व में छापामार युद्ध छेड़ दिया, और इस विद्रोह को दबाने के लिए मद्रास सरकार को काफ़ी धन और सैन्य शक्ति खर्च करनी पड़ी। अतः 6 मई 1924 को राजू गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें गोली मार दी गई। सितंबर 1924 में विद्रोह का दमन कर दिया गया। अब देखिए कब हुआ था ये रंपा विद्रोह? तो देखिए ये जो है 1922 और 24 के बीच में रंपा विद्रोह आपको सीताराम राजू के नेतृत्व में आपको देखने को मिला था। उड़ीसा की सामंतवादी रियासत दसपल्ला में अक्टूबर जो है 1914 में खोंड विद्रोह हुआ। देखिए खोंड विद्रोह कब हुआ? क्योंकि ये बिहार SCRT में दिए गए हैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछे जा सकते हैं। यह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अलग रूप धारण कर लिया। अंग्रेजों को यह भय था कि खोंड विद्रोह का विस्तार पूर्वी घाट समूह की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं कालाहांडी और बस्तर तक फैल जाएगा। अतएव अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन शीघ्रता से करने का प्रयास किया और खोंडों के गांवों को जलाकर नष्ट किया जाने लगा। इस विद्रोह ने अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य एक युद्ध का माहौल बना दिया, जिसके अफवाह ने छोटा नागपुर क्षेत्र के उरावों के बीच भी वैसा ही विद्रोह भड़का दिया। परंतु यह आंदोलन अहिंसक था, जो 1914 से 1920 तक चला, और इसका नेता जो है वो जतरा भगत था। उराव, देखिए उराव आंदोलन, उराव विद्रोह जिसको हम कह सकते हैं, इसके जो है नेता कौन थे? तो ये जतरा भगत थे। ठीक है, जतरा भगत थे, याद रखिएगा। उराव विद्रोह के नेता कौन थे? जतरा भगत थे। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर भी विशेष बल दिया गया, जिसमें एकेश्वरवाद पर बल तथा मांस मदिरा और आदिवासी नृत्यों से दूर रहने की बात की गई। आगे देखिए 1920 के गांधीवादी असहयोग आंदोलन का यह आंदोलन एक अभिन्न हिस्सा बन गया, और इधर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन पर भी का भी अच्छा प्रभाव जो है जनजातियों पर पड़ रहा था, जिससे वे राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होते जा रहे थे। 1917 में मयूरभंज में संतालों ने एवं मणिपुर में थोडाई कुकियों ने विद्रोह कर दिया। 2 वर्ष तक तो छापामार युद्ध चलता रहा। इसमें पोथांग प्रथा, जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारियों के सामान उठाने और आदिवासियों को बाध्य किया जाता था, और सरकार द्वारा झूम की खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने की शिकायतें भी प्रमुख कारण जो है सिद्ध हुए थे। अब देखिए पोथांग क्या था, ये भी याद रखिएगा। पोथांग क्या था? तो ये जो है आपका बिना पैसे के सरकारियों का जो है सामान उठाना, ये एक पोथांग प्रथा थी, जिसको जो है इसके विरुद्ध में भी आंदोलन हुआ था। अब 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के जनजातियों में तीव्र राष्ट्रवादी भावना देखी गई। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दक्षिणी बिहार में आदिवासियों के बीच जो है जबरदस्त राष्ट्रीय चेतना उभरी। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिया गया है। सबसे पहले तो इधर देख लीजिए, लैंड ऑर्डर सोसाइटी का गठन कब हुआ? 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1943 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में। इंडियन एसोसिएशन 1876 में, और पूना सार्वजनिक सभा जो है 1870 में। इंडियन लीग जो है ये 1875 में, और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। आप इसको एक बार जरूर देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बिहार SCRT में दिया गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है कि यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। इसकी स्थापना के बाद से ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा और गति मिली। देखिए क्योंकि यह कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। इसके पूर्व भारत में आधारभूत जो है संरचनाओं के विकास, आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रसार, समाचार पत्रों के विकास, धार्मिक सुधार आंदोलन, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी के उत्थान और यूरोप में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में क्षेत्रीय स्तर पर भी कई संगठन जो है स्थापित हो चुके थे। कालांतर में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्रीय स्तरों पर जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, और प्रारंभ में ये आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग तक रहा, परंतु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों की सहानुभूति से प्राप्त होने लगी, और इसी समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था। साथ ही लॉर्ड डिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम को वापस लेना पड़ा था। यद्यपि अभी कोई अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन नहीं था, फिर भी यह विजय जो है भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए मार्ग प्रशस्ति का काम कर रही थी। उन्हें लगने लगा था कि संगठित होना अति आवश्यक है, और लॉर्ड रिपन के काल में पास हुए एल्बर्ट बिल का यूरोपियनों द्वारा संगठित विरोध से प्राप्त विजय ने भारतीय राष्ट्रवादियों को संगठित होने का पर्याप्त कारण दे दिया। अतः दिसंबर 1883 ईस्वी के इंडियन एसोसिएशन के सचिव आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का सम्मेलन बुलाया, जिसका उद्देश्य बिखरे राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट करना था। परंतु दूसरी तरफ रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी एलन ऑक्टविल ह्यूम, जिसको आप AO ह्यूम कहते हैं, इन्होंने इस दिशा में
अपने प्रयास शुरू कर दिए और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। इसके बाद पूरे वर्ष ह्यूम भारतीय नेता और भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन से इस संबंध में विचार विमर्श करते रहे। इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी का भी समर्थन प्राप्त था और अंततः जो है 25 से 28 दिसंबर 1885 में पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रस्तावित जो है बैठक शुरू हुई। परंतु दुर्भाग्यवश जो है पूना में प्लेग फैलने के कारण इस बैठक का स्थान परिवर्तित कर दिया गया और तब यह बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में सोमवार को 28 दिसंबर 1885 को हुआ और यहीं इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और यह कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया था, जिसका अर्थ था लोगों का समूह। इस बैठक की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो जितने भी आपके ब्लैक कलर में बोल्ड अक्षरों में लिखे गए शब्द हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग जो है ठीक से पढ़िएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। अब आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के पहले सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, याद रखिएगा। इसमें जो है कुल 72 सदस्य जो है शामिल हुए थे, जिसके प्रारंभिक उद्देश्य इस प्रकार थे: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय हित के काम से जुड़े लोगों के संगठनों के बीच एकता की स्थापना करना और प्रयास करना, देशवासियों के बीच मित्रता और सद्भावना का संबंध स्थापित कर धर्म, वंश, जाति या प्रांतीय विद्वेष को समाप्त करना और राष्ट्रीय एकता के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्नों के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा करना और उनके संबंध में प्रमाणों का लेखा जो है तैयार करना, प्रार्थना पत्रों द्वारा तथा समाचार पत्रों द्वारा वायसराय और उनकी काउंसिल में सुधारों हेतु जो है प्रयास करना। और इस तरह कांग्रेस का प्रारंभिक उद्देश्य शासन में से सुधार लाना था। सन 1905 में कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के बाद कांग्रेस में विरोध के स्वर उठने लगे और 1907 में इसमें फूट हो गई, जिसके कारण कुछ हद तक जो है कांग्रेस कमजोर पड़ गई और गांधी जी के भारतीय राजनीति में पदार्पण के अन्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है मजबूती प्रदान की और आगे चलकर इसी पार्टी ने राष्ट्रीय एकता स्थापित करते हुए भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से मुक्ति दिलाने में सर्वप्रथम जो है सर्वप्रमुख भूमिका अदा किया था इसने। अब देखिए वामपंथ कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए अब वामपंथ या कम्युनिस्ट पार्टी, अब देखिए वामपंथी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था यह फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था, परंतु कालांतर में समाजवाद या साम्यवाद के उत्थान के बाद यह शब्द उन्हीं का पर्यायवाची बन गया। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ काल से ही जो है भारत में साम्यवादी विचारधाराओं के अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास आदि जगहों पर साम्यवादी सभाएं बननी शुरू हो गई थी और उस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन आदि नाम जो है प्रमुख थे। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों का जो है पोषण शुरू कर दिया, परंतु रूसी क्रांति की सफलता के बाद साम्यवादी विचारों का तेजी से भारत में प्रभाव शुरू हो गया। उसी समय 1920 में M.N. रॉय ने, इनका पूरा नाम क्या था, मानवेंद्र नाथ राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो है स्थापना की। कहाँ पे की थी, तो जो है ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। लेकिन अभी भारत में ये लोग छिप छिपाकर जो है काम कर रहे थे। असहयोग आंदोलन के दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को फैलाने का अच्छा मौका मिला और अब ये लोग क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन से भी जुड़ने लगे थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन शुरू कर दिया और पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23 और कानपुर षड्यंत्र केस 1924 और मेरठ षड्यंत्र केस जैसे 1933 के बीच में चला। इसके तहत 8 लोगों पर मुकदमा चलाया गया। तब साम्यवादियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राष्ट्रवादी साम्यवादी शहीद कहे जाने लगे। इसी समय इन्हें कांग्रेसियों का समर्थन मिला, क्योंकि सरकार द्वारा लाए गए पब्लिक सेफ्टी बिल को कांग्रेसी पारित नहीं होने दिए थे और जो है यह कानून कम्युनिस्टों के विरोध में था। इस तरह अब साम्यवादी आंदोलन प्रतिष्ठित होता जा रहा था और दिसंबर 1925 में सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। देखिए किसने किया था, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कब किया था, 1925 में। और सत्यभक्त नामक व्यक्ति ने जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। अब इंग्लैंड के साम्यवादी दल ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। हालांकि अब तक कई मजदूर संगठनों का जो है गठन हो चुका था। 1920 में आपने देखा ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, परंतु 1924 में जो है इसमें विभाजन हो गया और 1929 में M.N. जोशी ने अपना ITF जो है संगठन स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो 1929 में जो है M.N. जोशी ने AITUF का गठन कर लिया और इस तरह वामपंथ का प्रसार जो है मजदूर संघों पर बढ़ रहा था। इसी समय किसानों को साम्यवाद से जोड़ने का प्रयास किया गया और विभिन्न स्थानों पर किसान मजदूर पार्टी की स्थापना की गई। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। ठीक है, 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। अब तक कांग्रेसियों पर भी साम्यवाद का स्पष्ट प्रभाव नजर आने लगा था।
इनमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव आदि प्रमुख थे। अतः अक्टूबर 1934 में मुंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। देखिए कब की गई ये याद रखिएगा, 1934 में मुंबई में जो है कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। हालांकि 1931 में बिहार समाजवादी दल की जो है स्थापना जयप्रकाश नारायण ने कर दी थी। तो 1931 में जो है बिहार में समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी, तो जयप्रकाश नारायण ने की थी। फिर भी ये लोग कांग्रेस के अनुषंगी हुई थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस उन उद्योगपतियों और जमींदारों के समर्थन से चल रही थी जो मजदूरों का शोषण करते थे। उन्होंने कांग्रेस के वामपंथी दलों की भी आलोचना शुरू कर दी और कांग्रेस से अपना संबंध तोड़ लिया। यह वह दौर था जिसमें समाजवादी अपने को अलग नहीं रख पाए और साम्यवादियों के कारण कांग्रेस में फूट का खतरा मंडराने लगा, जिसकी एक परिणति सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के रूप में हुई। अब देखिए मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ, तो 1857 के विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को जो है अचंभित कर दिया। और इस विद्रोह के बाद अंग्रेज सोचने पर मजबूर हो गए कि भारत में जहां धार्मिक और जातीय विभाजन काफ़ी कठोर है, वहां दोनों संप्रदाय को आमने सामने खड़ा कर आसानी से शासन चलाया जा सकता है। और यही फूट डालो और शासन करो की नीति की चरम परिणति थी। यही कारण था कि 1887 में ही लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। और साथ ही विलियम हंटर नामक अंग्रेज अधिकारी ने अपने पुस्तक में अंग्रेज मुस्लिम मित्रता पर जो काफ़ी बल दिया। इस तरफ जो है दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतागण और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए काफ़ी धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया। इन सब बातों से जो है मुसलमान में अभाव पैदा हो गया था कि कांग्रेस हिंदू राज्य की स्थापना करना चाहती थे। और इस तरह की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी क्योंकि कुछ मुस्लिम संभ्रांत लोग भी अंग्रेजी समर्थन पाकर अपने समाज को उपेक्षा की स्थिति से बाहर निकालकर विकास के रास्ते पर लाना चाहते थे। अतः मुस्लिमों में शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए जाने लगे, जिसमें अब्दुल लतीफ़, आगा खां, सर सैयद अहमद खां अग्रगण्य थे। सर सैयद अहमद खां ने 1877 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया। और सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल के विभाजन की घोषणा द्वारा पूरे बंगाल को दो प्रांतों, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। पूर्वी बंगाल को जो है मुस्लिम प्रांत का नाम दिया गया और साथ ही मुसलमानों को समझाया गया कि यह विभाजन उनके हित में है, परंतु इसका मुख्य लक्ष्य उभरते उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था। सरकार की इस नीतियों का हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इतना कड़ा विरोध किया कि अंततः लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल का विभाजन जो है वापस ले लिया। बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को जल्द ही कुछ ऐसा करने पर बाध्य किया जो मुसलमानों को कांग्रेस से अलग कर सके। इसी नीति पर लॉर्ड मिंटो ने अमल करना शुरू किया और अपने निजी सचिव डनलप स्मिथ को अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कवाल्ड के माध्यम से मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल से मिलने की बात कही। और इसी परिप्रेक्ष्य में नवाब मोहसिन उल मुल्क 35 प्रमुख मुस्लिम नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लेकर सर आगा खां के नेतृत्व में 1906 में उनसे मिलने गए। इस तरह आगा खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की नींव डाली और जिसके बाद ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव दिया और इसका सम्मेलन ढाका में 30 दिसंबर 1906 को बुलाया गया, जहां इसका नाम बदलकर जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कर दिया गया और एक अखिल भारतीय मुस्लिम संगठन की नींव पड़ी। इस मुस्लिम लीग पार्टी की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गई थी, उसमें मुसलमानों को सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान दिलाना और न्यायाधीशों के पदों पर भी मुसलमानों को जगह दिलाना, विधान परिषद के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाना और काउंसिल की नियुक्ति में मुसलमानों के हितों की सुरक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अंग्रेजों ने इस घटना को युगांतकारी मानते हुए कहा था कि हमने 7 करोड़ लोगों को अपने पक्ष में जो है कर लिया है। इसी को पुख्ता करने के लिए 1909 के सुधार में आंशिक रूप से मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सांप्रदायिकता का बीज बोया गया, जिसमें आपको मार्ले मिंटो सुधार आपने देखा होगा। परंतु सन 1916 में कांग्रेस और लीग में समझौता हो गया और राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं यथा हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, डॉक्टर खिचलू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मजरुल हक आदि को कांग्रेस के साथ मिलकर आंदोलन को आगे बढ़ाया। विभिन्न चुनाव में मुस्लिम लीग को उचित सफलता नहीं मिलना यह प्रमाणित करता था कि लीग का आधार मुस्लिम जनता से बहुत व्यापक नहीं हो पाया था और कांग्रेस ही देश को प्रतिनिधित्व करने वाली जो है एकमात्र पार्टी है। आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस से अलग होकर जो है शासन में अलग प्रतिनिधित्व एवं अलग प्रतिनिधि की मांग करनी शुरू कर दी, जिसने भारत का विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया और अंग्रेजों की जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। अब देखिए स्वराज पार्टी का गठन कैसे हुआ है। जब असहयोग आंदोलन की एकाएक वापसी से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का जो है प्रदर्शन 1922 में हुए कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो है CR दास थे और चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू आदि नेताओं का विचार था कि कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेस देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं और सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा करे। और इसी प्रश्न पर एक प्रस्ताव गया अधिवेशन में लाया गया परंतु पारित नहीं हो पाया।
तब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस का पद जो है त्याग दिया और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। और देखिए, इन्हीं दोनों के अथक प्रयास के फलस्वरूप मार्च 1923 में प्रथम स्वराज दल का सम्मेलन जो है ये आपका कहाँ पे हुआ, प्रयागराज में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। हालांकि स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भिन्न नहीं था, क्योंकि ये भी स्वराज चाहते थे, परंतु इनके रास्ते थोड़े अलग थे। ये भारत में अंग्रेजों द्वारा चलाई गई सरकारी परंपराओं का अंत चाहते थे। ये लोग 1909 के सुधार को 1919 के सुधार को अधिनियम में जो है सुधार और उसका अंत चाहते थे। धारा सभाओं में जो है प्रवेश कर कांग्रेस का असहयोगात्मक रवैया अपनाए रखना चाहते थे, और ये धारा सभाओं में जाते एवं विभिन्न मुद्दों पर बहस करने के बाद उसका विरोध करते हुए बाहर निकल जाते थे। इनकी नीति भी नौकरशाही की शक्ति को कमजोर कर दमनकारी कानूनों का विरोध और राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना एवं आवश्यकता पड़ने पर पद त्याग कर सत्याग्रह में भाग लेना था। अब आगे आगे देखिए कैसा था। हालांकि स्वराजवादी अपने प्रारंभिक नीतियों पर अमल करते हुए अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में काफ़ी हद तक सफल रहे। यथा बजट प्रस्तावों को अस्वीकार करना, 1919 सुधार अधिनियम पर जांच समिति गठित करवाना। परंतु CR दास की मृत्यु के बाद केलकर और पुपुल जयकर जैसे नेताओं ने सरकार के सहयोग का रास्ता चुना, और यही वह समय था जब स्वराजवादी हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं के करीब हो गए, क्योंकि चुनाव में हिंदू संप्रदायवाद का सहारा लिया जाता था। स्थानों में तो स्वराज पार्टी और हिंदू महासभा में कोई फर्क नहीं था। यही कारण था कि कभी कभी मोतीलाल नेहरू को सांप्रदायिक अपीलों का सहारा लेना पड़ता था, और संभवतः अपनी नीतियों पर दृढ़तापूर्वक नहीं टिके रहने और सांप्रदायिकता से अपनी दूरी नहीं रखने के कारण ही स्वराज पार्टी 1926 तक जो है पंगु होकर सीमित हो गई। अब देखिए RSS, तो RSS और जो है कम्युनिस्ट पार्टी, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुआ था, वो दोनों कब हुई थी, तो 1925 में हुई थी। ये सवाल आपका बना हुआ है BPSC में, आपने जो है प्री और मेंस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इन दोनों की स्थापना जो है कब हुई थी, 1925 में हुई थी। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी मुख्य अवधारणा हिंदू नेतृत्व, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की थी, उसकी स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। ऐसा नहीं है कि यह पार्टी एकाएक उभर कर सामने आई थी, बल्कि इसके स्वरूप तो पहले ही दिखाई पड़ने लगे थे। इसी काल में हिंदू पुनरुत्थान की शुरुआत हुई, जिसके तहत हिंदू परंपराओं का पक्ष पोषण और महिमा मंडन करना सम्मानजनक माना गया। इनका प्रभाव तत्कालीन नेतृत्व वर्ग, धार्मिक सुधार आंदोलन के नेताओं और साहित्य में नजर आता है। हालांकि 1830 में ही कलकत्ता के राधाकांत ने धर्मसभा स्थापित कर धर्म सुधारों को जो है शुरू किया था, परंतु 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। हिंदू पुनरुत्थानवाद का प्रारंभिक दौर था, और इस काल में वेदों की सर्वोच्चता की बात कही जा रही थी। हिंदू धर्म के सनातन के रूप में स्थापित किया जा रहा था। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10 से 15 वर्षों के कार्य से युवा नेता जो है संतुष्ट नहीं थे और उग्र रूप अपनाना चाहते थे। इन्होंने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में हिंदू धर्म का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसमें बाल, पाल और लाल जो है प्रमुख थे। आप सभी इनका नाम जानते होंगे, मैं इसीलिए बता नहीं रहा हूँ। अन्य नेता भी इस राह पर चल दिए, और यह स्वाभाविक था कि क्योंकि तत्कालीन भारतीय समाज धर्म भीरू समाज था, और धार्मिक उदाहरणों से आम जनता को आसानी से समझाया जा सकता था और जगाया जा सकता था। इसी समय 1909 में लाला जगत राय के सहयोग से लाला लालचंद्र ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि जो है प्रत्येक हिंदू पहले हिंदू है और भारतीय बाद में। अब हिंदू धर्म के रूढ़िवादी धर्म सभाओं, सनातन धर्म सभाओं, कुंभ मेलों आदि के माध्यम से जो है संगठित होने लगी, जिसका परिणाम 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना के रूप में जो है परिलक्षित हुआ। परंतु गांधी के पदार्पण के साथ ही दोनों पक्षों की सांप्रदायिक पार्टियां नेपथ्य में चली गई, और अब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। पुनः उग्र राष्ट्रवादियों में विरोध पैदा हो गया, और संप्रदायवाद को हवा एक बार पुनः तेज हो गई। हिंदू महासभा वाले हिंदुस्तान को हिंदी और हिंदुओं से जोड़ने का प्रचार करते रहे। इसका कारण इनका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। इसी समय बाल गंगाधर तिलक के अनुयायी श्री KB हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय हिंदू नागरिकों को अनुशासित और चारित्रिक रूप से मजबूत कर राष्ट्र का निर्माण करना था। अतः यह एक सामाजिक संस्था के रूप में उभरनी शुरू हुई। इसमें राष्ट्र धर्म के साथ कट्टर हिंदुत्व की जो शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार उपरोक्त लिखित बातों से इस तथ्य की जानकारी प्राप्त होती है कि ब्रिटिश सरकार की विभिन्न प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों ने भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया, और सन 1914 से लेकर 1930 के बीच भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसी समय किसान सभा, मजदूरों संगठनों की जो है नींव पड़ी, जिसने अपने अधिकारों के आंदोलन की शुरुआत की और आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन में समाहित हो गया। इसी अवधि में भारत में विभिन्न दलों जैसे साम्यवादी दल, स्वराज पार्टी, RSS का गठन हुआ। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है
कई तरह के दल बट गए और मुस्लिम लीग की गतिविधियां जो है तेज हो गई। सन 1930 के बाद इन सभी दलों के द्वारा अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध किए गए जो है आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जो है तीव्र गति प्रदान की। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है और चैप्टर के नीचे आपको सवाल दिख रहा है। देखिए जैसे गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने की थी। लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव ये आपको बताना है। ये सभी आप जो नीचे मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ ये आपके लिए होमवर्क है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में था, बहुत ही आसान है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस स्थान से शुरू किया गया था, ये भी बहुत ही आसान है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो ये सभी जो है आप क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे और ऑप्शन ABCD करके लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है और आप कौन सा जवाब देना चाहते हैं। और आप सभी जो है जवाब जरूर दीजिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि RSS की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी, तो ये भी आपको जवाब देना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, ये भी आपको बताना है। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो यहाँ पर देखिए रंपा विद्रोह का आपको 1916, 17, 18, 19 ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। तो आप देखेंगे कि 1917 में हुआ था। मैं आपको बता देता हूँ, आप एक बार फिर से बता दीजिएगा। इसके अलावा आप जो है बस केवल और केवल आप जो है ठीक है यहाँ आप दे दीजिएगा। देखिए 1900 जो है यहाँ पर आप इसको मिलाने का प्रयास करिएगा। देखिए चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, मैंने आपको बताया। इसके अलावा मोपला विद्रोह जो है ये केरल में हुआ था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बंगाल विभाजन की वापसी कब ली गई थी, तो ये जो है 1911 में। हिंदू महासभा की स्थापना जो है 1915 में की गई थी और गांधीवादी चरण जो है 1919 से लेकर 1947 तक चला था। तो ये मिलान हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से भी आपके सवाल बन सकते हैं। तो आपको केवल और केवल ये बताना है कि जो मैंने जो है ये आपके ये MCQ पूछे हैं, इसका जवाब आपको जरूर देना है और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं जवाब का इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। और अगला चैप्टर हमारा क्या है, हम ये भी नाम देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो ये भी हम देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम इस क्योंकि पढ़ रहे हैं तो हम किसी भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी बताइएगा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो आप सभी लोग इसको जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।